ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट पर बात करने के लिए पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। अभय जी, क्लियरली मार्केट ने अपना फेवरेट चुन लिया इस समय, वो है ऑटो और एफएमसीजी। क्या कुछ समय के जी, लिए यही छुपने की जगह होगी? आई थिंक गुड आफ्टरनून अनुज। uh, जैसा टैरिफ का माहौल बन रहा है कि अभी भी अनसर्टेनिटी काफी हाई है, और जो रियलिटी है वो ये है कि 50% टैरिफ्स जल्दी आ जाएंगे प्ले में। तो इन्वेस्टर्स का नजरिया यही है कि, और सरकार का भी फोकस यही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए। और डिस्क्रिशनरी परचेजेस में हमने देखा ऑटो, रियल एस्टेट, ये दो बड़े सेक्टर हैं। होम इम्प्रूवमेंट भी एक तीसरा सेक्टर है। और एफएमसीजी ऑफ कोर्स, जो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर के एंड तक जीएसटी का भी इम्पैक्ट या रेट रैशनलाइजेशन हो जाएगा, जो फेस्टिव सीजन में इम्पैक्ट करेगा डिमांड को। तो आई थिंक क्लियरली उम्मीद तो यही है कि ये जो दो सेक्टर्स हैं, इनकी अर्निंग्स जो है करंट क्वार्टर की, अक्टूबर एंड के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, उसमें पूरा अपसाइड रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये अच्छे सेक्टर्स हैं इस समय इन्वेस्टर्स को, स्पेशली ऑटोज, क्योंकि एक करेक्शन के मोड से भी वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक ऑटोज और ऑटो कंपोनेंट जो एक ऐसा स्पेस है कि जिसमें अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ऑटो स्पेस और एफएमसीजी स्पेस को लेकर आप पॉजिटिव हैं फिलहाल, और यही दो स्पेसेस में हमें थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अगर इससे आगे बढ़े, न्यू एज स्टॉक्स देखिए, जैसे कि नाइका, थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे शो में, इटर्नल, स्विगी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली। तो न्यू एज स्टॉक्स में भी क्या हम बुलिश हो सकते हैं, वहाँ रुझान बढ़ाना चाहिए? ये देखिए, अदर देन वैल्यूएशन, श्रेया, जो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेच्ड है, क्योंकि जो इमीडिएट अर्निंग्स हैं और जो फोरकास्टेड अर्निंग्स भी हैं इन कंपनीज की, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो वैल्यूएशंस को सपोर्ट कर पाए। पर अगर इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव 5 साल का है या उससे भी ज्यादा का है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स जो हैं ये हर पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि ये अब मार्केट लीडर्स हैं एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के, जो आपने नाम लिए। और उनके अलावा भी कुछ नाम है, जैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, हमने कार ट्रेड ऐड किया था, जो कि एक ऑटोज में और क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग में प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है कि इस ये एक विनर टेक ऑल मार्केट्स में काम करते हैं। और 5-6 साल की मेहनत के बाद अब फाइनली इनके बिजनेस मॉडल इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल है और फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स हैं। तो मेरे को रिस्क बस यही लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है। तो अगले 1-2 साल तक इन्वेस्टर्स को शायद रिटर्न ना दे, पर जो पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये डेफिनेटली रिटर्न्स दें। हुँ। अच्छा अभय जी, आपके कहने पे मैंने भी कार ट्रेड देखा, वाक़ई हमें इसकी जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग रही, स्पेशली अक्टूबर 2024 से जब से बाज़ार का जी। डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, 1006 का स्टॉक लगभग 2500 हो गया है। क्या शानदार फाइंडिंग थी आपकी। आप लोगों ने कब ऐड किया था? जस्ट जस्ट आस्किंग अभय जी। साल साल भर हो गया करीब, वरिंदर। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छा आपने पिक किया था। पर मैं आपसे थोड़ी आईटी पे बात करना चाहूँगा अभय जी। आईटी पर आपने मुझसे अपना एक आउटलुक शेयर किया था पर्सनली। जी। जी। आईटी पे सब बात कर रहे हैं कि वर्स्ट इज इन द प्राइस। आपके तथ्य और वो फैक्ट्स में एक बार फिर से आपके मुंह से सुनना चाहूँगा इस स्क्रीन पे। आईटी पर इस प्राइस पे बायर हैं क्या आप, या और नहीं तो क्यों? देखिए, अभी तो नहीं है बायर। मुझे लगता है कि हम्म। ये कंपनीज अच्छी सॉलिड कंपनीज हैं, अच्छा कैश फ्लो बनाती हैं, पर ये ग्रोथ कंपनीज नहीं है। और जब मैनेजमेंट खुद 2, 3, 4% की ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि क्यों कोई 25 टाइम का पी मल्टीपल इन कंपनीज को दे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दूसरी है इन्वेस्टर्स के पास मार्केट में रिटर्न्स बनाने की, अगर इन स्टॉक से ध्यान हटाए। हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन स्टॉक्स में, काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड होते थे। पर अब जैसा सिचुएशन है इनके बिजनेस मॉडल की, और मैं सिर्फ फंडामेंटली बात कर रहा हूँ वीरेंद्र, मेरा कोई टेक्निकल पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं फंडामेंटली देखता हूँ कंपनीज को। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनके सामने अगला 1 साल 2 साल बिजनेस वाइज बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है 2-3% की जो ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं,
वो भी बहुत मुश्किल होगा इनके लिए मीट कर पाना। मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर है और जो पूरा जो टाइम एंड मटेरियल का मॉडल था इनका प्राइसिंग की कि ज़्यादा लोग हायर करें और ज़्यादा बिलिंग करें, वो मॉडल खत्म हो चुका है। अब आप प्रोडक्ट प्राइसिंग का मॉडल है जहाँ पे ये लोग इन लोगों को अपना बिज़नेस रीइन्वेंट करना पड़ेगा और उस रीइन्वेंशन के लिए काफ़ी मैनेजमेंट चेंजेस की ज़रूरत है। तो अदर देन वैल्यू बायर्स जो ढूँढ रहे हैं ऐसी चीज़ जो पहले महँगी थी अब सस्ती हो गई, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स में अभी भी कोई बॉटम बना है। मोर देन द प्राइस वैल्यूएशन मल्टीपल्स वीरेंद्र मैं ये देखना चाहूँगा कि कैसे ये कंपनीज़ अपना बिज़नेस मॉडल चेंज कर रही हैं, कैसे कॉम्पिटिटिव बन रही हैं, कैसा ग्रोथ की तरफ जा रही हैं कि आप डबल डिजिट ग्रोथ के ज़ोन में वापस जा सकें। तब मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इन्हें लेना चाहिए। अभी अभी लेके कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे लगता है ये साइडवेज करेक्शन साल भर और चल सकता है। ओके, अभय जी, बैंकों की क्या दिक्कत है इस समय? बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं? मार्केट को लगातार अगर एक सेक्टर नीचे खींच रहा है वो है बैंक्स, खास तौर से जी, प्राइवेट बैंक्स। जी। या थोड़ा एक मेरे लिए भी पज़ल है ये अनुज क्योंकि जो जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, कंज़म्पशन के बेनिफिट्स हैं, उसके एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज़ हमारे बैंक्स भी हैं और मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक्स हैं, उनकी वैल्यूएशन भी अब इतनी स्ट्रेच नहीं है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वरी करना चाहिए कि और ग्रोथ है, क्लियर ग्रोथ है। मैं देख सकता हूँ अगले 4-5 साल तक 15% का एनुअलाइज़्ड ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो जो कारण मैं सोच गेस कर सकता हूँ अनुज वो यही है कि निफ्टी में काफी बड़ा प्रेजेंस है तो अगर ईटीएफ सेलिंग आती है एफपीआई की सेलिंग आती है तो उसका खामियाजा इन बैंक्स पे प्रेशर डालता है स्टॉक्स पे पर सिल्वर लाइनिंग ये है कि मुझे लगता है कि सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इस समय मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सॉलिड बेस बना रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से तो मुझे तो लगता है कि अच्छी रिटर्न मिलेगी इन्वेस्टर्स ओके, ठीक है, बैंक्स पे ये व्यू। अभय जी, हमने बात की पूरे एफएमसीजी, ऑटो स्पेस, इसके अलावा साथ ही न्यू एज स्टॉक्स, रिटेल स्टॉक्स अगर आप देखें जैसे कि न्यू लिस्टिंग विशाल मेगा मार्ट हो गई, डी मार्ट, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर आपका नज़रिया क्या होगा? जी देखिए श्रेया इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं ये सारे मतलब खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है पर एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है और जीएसटी कट होने की वजह से इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से जिसकी उम्मीद है डिमांड वापस आएगी तो थ्रूपुट बढ़ेगा तो इनका जो मार्जिन है वो फिक्स रहता है तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आई थिंक अगेन जो अनुज ने कहा कि क्या सेफ जोन में है ये एफएमसीजी ऑटो डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टॉक्स तो मुझे लगता है ये जो रिटेल स्टॉक्स हैं जो ब्रिक एंड मोटर रिटेल जिसको हम कहते हैं कि अपने स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं नॉन डिजिटल आई थिंक वो भी उसी जोन में है कि अगर बाइंग बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी तो पूरा फायदा मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल्स में ओके, इस बीच निफ्टी को देखिए जरा जरा, कोई कोई अगर आप देखिए रिवर्सल नहीं है इंट्राडे में, और 24,717 डे लो पर मैक्सिमम हिट जो आया ना अभी अभी पिछले 10 मिनटों में आया है, लगभग 780 से करीब 717 पे। अच्छा भाई जी, आपका एक दो स्पेस पे और भी जानना चाहूँगा, जो प्राइस डैमेज अब हो रहा है, जितने भी कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स हैं, एक अध्याय पूरा हुआ, आई मीन ठीक है मान के चलते हैं भाई, एक अध्याय पूरा हुआ, वीकली एक्सपायरीज अब सिस्टम का एक पार्ट नहीं होगी आने वाले और कुछ महीनों में या फिर वर्षों में। आपका व्यू क्या है, कैसे ट्रीट करेंगे आप लोग अगर निवेशित है यहाँ पर तो आप लोगों ने क्या किया, या फिर कैपिटल मार्केट थीम में ही अब थोड़ा सा एएमसी स्टॉक्स पे आपका फोकस है या एक्सचेंजेस पे फोकस रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए वीरेंद्र कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमारी जो कोर होल्डिंग्स हैं अगेन ये हमारी बाय रिकमेंडेशन नहीं है बट वो है सीडीएसएल कैंप्स और एमसीएक्स पर ये जो प्राइस डैमेज हम देख रहे हैं थोड़ा मुझे लगता है कि रिवर्सल है वैल्यूएशंस का वैल्यूएशन जो है काफी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के प्राइसिंग कर रहे थे 30% कंटिन्यूस ग्रोथ जो हमारे मॉडल्स ने दिखाया कि जो अभी करंट वैल्यूएशन थे महीने भर पहले वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 25% का एनुअलाइज ग्रोथ होगा अगले 5 साल तक। तो इस एक्सपेक्टेशन का थोड़ा भी डैमेज होता है तो उसकी वजह से वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक
एक उसी ज़ोन में है जो ओवर प्राइस स्टॉक्स थे, वो करेक्ट हो रहे हैं। पर अगेन मुझे लगता है जैसे हमारा कैपिटल मार्केट जो है, मार्केट कैप जो है $5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगा, ये सारे स्टॉक्स उसको उनको बेनिफिट मिलेगा, सारी कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये एक मार्केट लीडर्स हैं। हर इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, कैम्स के फिनटेक है उसके साथ, आप सीडीएसएल को देखें तो एनएसडीएल है उसके साथ। लीडरशिप पोज़ीशंस बीएसई, एनएसई 2 ही हैं प्लेयर्स। तो ये लीडरशिप पोज़ीशंस एस्टैब्लिश्ड हैं। मुझे लगता है ये करेक्शन जो है ये एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके वॉलेटिलिटी कम करने का। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और वोलेटिलिटी कम कैसे करें, लीजिए आपके बात करते करते 24,700 भी गया स्क्रीन से। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। सॉरी वीकेंड नहीं, कल की छुट्टी। और एक बार फिर